मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे अध्याय 10 में जल मार्गों की। जल मार्ग है, उन जल मार्गों की बात करें तो उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक जल मार्ग और सामुद्रिक जल मार्ग। अंतर क्या है इन दोनों में? आंतरिक जल मार्ग क्या होता है और सामुद्रिक जल मार्ग क्या होता है? जब स्थलीय भाग पर जो नदी, नहरें, तालाब, झीलें, उसके माध्यम से नावों के द्वारा जो परिवहन होता है, नौका के द्वारा जो परिवहन होता है, उसे आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। और जब समुद्र के माध्यम से और जब परिवहन होता है तो उसे कहते हैं सामुद्रिक जल परिवहन। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और हम बात करेंगे स्वेज और पनामा दोनों ही नहरों की। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैप बनाया है विश्व का, जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेज नहर की। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर मैंने उत्तरी अमेरिका बनाया है, इधर दक्षिणी अमेरिका बनाया है, ये इसका कुछ हिस्सा इधर यूरोप है, इधर एशिया है और ये अफ्रीका है। तो हम सबसे पहले स्वेज नहर की बात करते हैं। स्वेज नहर, अगर स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर है वो जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके मध्य में ये वाला जो भाग है, यहाँ पे स्वेज नहर है वो बनाई गई है। यानी यहाँ पे कुछ भाग है वो स्थलीय था, यानी अवरुद्ध था, इधर से जलीय भाग था, इधर भी जलीय भाग था, लेकिन कुछ भाग था वो स्थलीय था, जिसकी वजह से नौ परिवहन में दिक्कत आती थी। यानी यहाँ से अगर कोई नौ परिवहन नौका को ले जाना चाहे तो यहाँ तक ही ले जा सकता था, आगे नहीं ले जा सकता था। तो इधर आने के लिए इधर से घूमकर जाना पड़ता था। तो इस बाधा को दूर करने के लिए और स्वेज नहर का निर्माण किया गया। अब स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यानी स्वेज नहर है वो कौन से सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर। इधर तो भूमध्य सागर है और इधर है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर ये दोनों ही जलीय भाग है, बीच में स्थलीय भाग था। तो यानी इस स्थलीय भाग है, इसको काटकर और कृत्रिम एक जल मार्ग का निर्माण किया गया। इसकी बात करें तो इसके बनाने की जो योजना है वो 1859 में अलेक्जेंड्रिया 1859 में अलेक्जेंड्रिया में फ्रांसीसी दूतावास स्थित था। दूतावास होता है और अलेक्जेंड्रिया में था फ्रांसीसी दूतावास। फ्रांसीसी दूतावास के एक इंजीनियर थे जिनका नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। इनके दिमाग में एक विचार आया, ख्याल आया, क्यों ना हम यहाँ पे एक नहर का निर्माण कर दें, ताकि यहाँ जो नाव इधर से घूम के जाती है वो यहाँ से सीधी चली जाए, जिससे समय और धन और ईंधन दोनों की बचत होगी, सभी की बचत होगी। तो यानी 1859 में अलेक्जेंड्रिया जो कि अलेक्जेंड्रिया में फ्रांसीसी दूतावास के इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स से, इनके निर्देशन में इसका कार्य शुरू हुआ और इस नहर का उद्घाटन हुआ 1869 में। इस नहर का उद्घाटन कब किया गया? 1869 में इसका उद्घाटन किया गया। 1957 में मिस्र सरकार ने, यानी यहाँ पे मिस्र है, मिस्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। कब भाई? 1957 में क्या कर लिया? राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी इस नहर को अपने अधीन कर लिया। और इसके बाद लगभग 11 वर्ष बाद 1967 में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको मान्यता दे दी कि भाई
ये जो नहर है स्वेज नहर, ये आपके अधीन है। आप इसकी देखरेख और इसके संचालन की जिम्मेवारी आपकी है। इस नहर की लंबाई की बात करें तो 162 किलोमीटर लंबी है। ये नहर 162 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नहर भाई? स्वेज नहर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है वो 60 मीटर है, और इसकी गहराई की बात करें तो गहराई है वो 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। यानी कौन सी नहर? स्वेज नहर। ये कहा जाता है, ये कहा गया है कि इस नहर के माध्यम से प्रतिदिन 100 नौकायान यानी 100 नावें 100 जलयान यहाँ से आते जाते हैं। यानी पहले क्या होता था, अगर यहाँ से कोई नाव जाती थी माल को लेकर, सामान को लेकर या सवारी को लेकर, तो उस नाव को इधर से घूम के होके जाना पड़ता था। यानी इधर आना है या इधर आना है तो इधर से घूम के जाना पड़ता था। समय भी अधिक लगता था और धन भी अधिक लगता था। इस नहर के बन जाने की वजह से अब ये जो नावें हैं वो सीधी यहाँ से इधर से चली जाती हैं, यानी स्वेज नहर से होते हुए चली जाती हैं, जिससे समय की भी बचत हुई है और धन की भी बचत हुई है। और साथ ही साथ इन माध्यम से जो वस्तुएं जाती थी, जो पहले महंगी होती थी, अब दूरी कम होने की वजह से खर्चा कम आता है, तो इस वजह से ये वस्तुएं भी क्या हो गई है? सस्ती हो गई है। तो यानी ये स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यूरोप और अफ्रीका के मध्य में ये क्षेत्र स्थित है और यहाँ से इस नहर का निर्माण किया गया है। तो ये थी हमारी स्वेज नहर। अब हम बात करते हैं पनामा नहर की। पनामा नहर की बात करें तो इधर ये हमें दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, जो कि अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, और इधर है प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके मध्य का ये जो भाग था ये भी स्थलीय था। जो नाव है अगर इधर जाना था तो वो उनको घूम के जाना पड़ता था, यानी इधर से कोई नाव जा रही है या इधर से जा रही है तो घूम के जाना पड़ता था। तो इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर भी एक नहर का निर्माण किया गया, और इस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर। क्या नाम है भाई? पनामा नहर। पनामा नहर की अगर बात की जाए तो पनामा नहर का उद्घाटन है, इसका उद्घाटन है वो 15 अगस्त 1914 को 15 अगस्त 1914 को किया गया। इस नहर को बनाने का जो विचार है वो तो 16वीं शताब्दी में ही आ गया था, लेकिन कुछ बाधाएं थी जिस वजह से इस नहर को बनने में काफ़ी समय लगा। इसको जो प्रगति देने में बहुत समय लगा। यानी ख्याल तो कब आ गया था? 16वीं शताब्दी में आ गया कि यहाँ पे अगर हम नहर बना दें तो ये जो परिवहन में जो दूरी है उस दूरी को कम किया जा सकता है। और उसके बाद 15 अगस्त 1914 को इस नहर का उद्घाटन किया। अब देरी क्यों लगी? क्या कारण था भाई देरी लगने का? देरी लगने का कारण ये था कि ये जो भाग था ये कठोर था, पथरीला था, तो यहाँ पर नहर बनाना बहुत ही कठिन था, इसलिए इसमें अधिक समय लगा। इस नहर का निर्माण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया कि इधर से यानी इस नहर के इस साइड में और इस साइड में 8 किलोमीटर जगह खरीदी, यानी 8 किलोमीटर इधर खरीद ली और 8 किलोमीटर इधर खरीद के, और इस क्षेत्र को नाम दे दिया नहर मंडल। यानी इस पनामा नहर में इस जगह को मिला दिया और इसको नाम क्या दे दिया? नहर मंडल। लगभग 85 वर्षों तक इस नहर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का ही अधिकार रहा, लेकिन 1 जनवरी 2000 को इस नहर पर अधिकार कर लिया किसने? पनामा नगर ने।
पनामा नगर ने इस नहर पर अधिकार कर लिया। इस नहर की अगर लंबाई की हम बात करें, लंबाई है वो 82 किलोमीटर है। इस नहर की लंबाई है वो 82 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 90 मीटर है और गहराई की बात करें तो गहराई है वो 12 मीटर है। ये पथरीला भूभाग था। इस पथरीले भूभाग में नाव का संचालन करना कठिन था, इसलिए 3 लॉक्स बनाए गए। इसमें 3 लॉक्स बनाए गए। एक तो इधर बनाया गया, ये अटलांटिक सिरा है, यहाँ पे बनाया गया। एक इसके बीच में बनाया गया और एक इधर प्रशांत महासागर के सिरे पर बनाया गया। इन तीनों लॉक्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो अटलांटिक सिरे पे है उसका नाम है गातुन लॉक्स। गातुन लॉक्स। और जो प्रशांत यानी ये अटलांटिक महासागर के सिरे पे उसका नाम क्या है? गातुन लॉक्स। और प्रशांत महासागर के सिरे पे है उसका नाम है मीरा फ्लोर्स लॉक। और इसके मध्य में यानी इसके मध्य में जो लॉक बनाया गया है पिरामिड्स लॉक के नाम से जाना जाता है। यानी इधर प्रशांत महासागर मीरा फ्लोर्स लॉक और इधर यानी इस इधर है कौन सा? गातुन मीरा और बीच में है पेड्रोमिक्ट। क्या नाम है? पेड्रोमिक्ट लॉक्स। यानी 3 लॉक्स बनाए गए हैं। ध्यान रखना, पनामा नहर जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित है। ये जो स्थलीय भाग था, इस स्थलीय भाग से यानी ये स्थलीय भाग अवरोध उत्पन्न करता था। यहाँ से नाव नहीं जा सकती थी, इसलिए इस नहर का निर्माण किया गया। और यहाँ पर 3 लॉक्स बनाए गए। गातुन लॉक्स जो कि अटलांटिक सिरे पे है, मीरा फ्लोर्स लॉक जो कि प्रशांत सिरे पे है और पेड्रोमिक्स लॉक है जो कि मध्य में है। इन नहरों के निर्माण यानी स्वेज नहर और पनामा नहर है, इन नहरों के निर्माण से क्या फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा हमने देख लिया कि अगर इधर से कोई नाव जा रही है तो उस नाव को यानी इधर से तो जा ही नहीं सकती क्योंकि ये भाग है बर्फीला है, यहाँ पे तो बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ से तो जाना नामुमकिन है। तो इसलिए इन नावों को इधर से घूम के जाना पड़ता था, चाहे वो इस सिरे में जाए चाहे वो आगे जाए, इनको घूम के जाना पड़ता था। और ये नहर बन जाने से अब ये जो इधर से इतनी दूरी अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वो दूरी कम हो गई और नाव सीधी यहाँ से इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में पहुँचने लगी, जिससे धन की बचत हुई, समय की बचत हुई और जो वस्तुएं इनके माध्यम से जाती हैं वो वस्तुएं भी क्या हुई? सस्ती हुई।